नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। वाकया 1971 का है। इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा गांधी ने उस लोकसभा चुनाव में नारा दिया था, जात पे न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। एक 1971 का दौर था और एक आज का दौर है। उस समय जात पात से ऊपर उठकर वोट मांगे जा रहे थे और आज राजनीतिक दल जात पात पर ही वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी आज जातीय जनगणना को एजेंडा बनाए हुए है और वो कोशिश में है कि समूचा चुनाव जात के इर्द गिर्द हो जाए। राहुल गांधी की दादी ने ही कभी कहा था कि जाति पात पर वोट मत दीजिए। तब राहुल गांधी केवल 9 महीने के एक छोटे से शिशु थे। इंदिरा जी के नारे का असर भी हुआ। 545 सीटों में से 352 सीटों पर कांग्रेस ने विजय दर्ज कराई, लेकिन आज वही कांग्रेस इससे सबक लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि इसी के साथ कांग्रेस का प्रभावी ऐलान यह भी था कि गरीबी हटाओ। प्रधानमंत्री की पुकार थी, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये विरोधी कहते हैं इंदिरा हटाओ, जनता तय करे किसे हटाया जाए। लेकिन अब 53 साल के राहुल गांधी कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। वे जातिगत आधार पर मतदान हेतु तो अभियान चला रहे हैं। कितना अंतर है दादी और पोते के सिद्धांतों में। गरीबी उन्मूलन नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था के पक्ष में वोट मांगे जा रहे हैं। राहुल से एकदम विपरीत मंतव्य रहा उनकी वकील अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस दिलवाई। सिंघवी ने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, पर पार्टी के दबाव में पैतरा बदल डाला। राहुल की लाइन पर चल निकले। बिहार पर राहुल ने कह दिया, वहां जातिगत सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी एससी एसटी 84% हैं। राहुल गांधी अब लगातार ओबीसी और जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं। आबादी के हिसाब से भागीदारी की मांग करके राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के आइकॉन जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक रणनीति को भी पलीता लगा दिया है। नेहरू ने प्रथम 3 लोकसभा चुनावों में वोटरों का त्रिभुज रचा था, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। इसी आधार पर इंदिरा गांधी भी अगला लोकसभा यानी 67 का चुनाव लड़ी, लेकिन 1971 और 80 में पुनः पुरानी लाइन पर लौट आई। अर्थात सभी वर्गों का इंदिरा गांधी ने साथ लिया, लेकिन राहुल गांधी आज जैसे कह रहे हैं, हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, इसके चलते उनके सामने एक नई पेचीदगी आ सकती है। वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यूं इस दौड़ में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, चंद्रशेखर राव जैसे तमाम नाम हैं। मई 1996 वाली राजनीतिक स्थिति उभर रही है। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। ज्योति बसु को उनकी मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव प्रकाश कारत ने रुकवा दिया था। मुलायम सिंह यादव का नाम आया तो उनके स्वजाति और आज के समधी लालू प्रसाद यादव ने लंगड़ी मार दी थी। लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव को ऐसा धुबिया पाट मारा कि कन्नड़ भाषी हरदन हल्ली देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। इस परिवेश में नरेंद्र मोदी के बयानों पर राष्ट्र को गंभीरता से विचार करना होगा। बजाय ईमानदार, जनवादी, आर्थिक आधार के छिछले स्वार्थ परत जातिवादी सिद्धांत पर शीर्ष पद का फैसला हो जाए, तब तो बेहतरीन चलन लालू प्रसाद यादव का होगा। उनकी जात नीतीश की जनगणना के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि फिर राहुल गांधी खुद को किस जाति में रखेंगे, वे किस जात में फिट होंगे। ननिहाल से वे रोमन ईसाई हैं, दादा की तरफ से पारसी हैं, वर्ण से यूरेशियन हैं, चुनावी पैमाने से केरल वायनाड के हैं, क्योंकि पिछली बार अमेठी से यूपी वालों ने उन्हें खारिज कर दिया। मगर अगले संसदीय चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे राहुल ने 2019 में हराया था, इस बार वायनाड की सीट जीत गई। तब राहुल गांधी का क्या होगा? अब नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बिंदुओं पर विचार करना होगा। क्या जात के सामने भारत के सर्वहारा और गरीब वोटरों की कोई अहमियत ही नहीं है? अंतिम छोर पर खड़ा आदमी कब न्याय पाएगा? अंत्योदय कब लागू होगा?
मोदी की मांग है कि गरीब को अवसर मिले, जाति को नहीं। सोनिया कांग्रेस पर मोदी का आरोप है कि वह राष्ट्र में हिंदुओं और गरीबों को विभाजित कर रही है। अधिकार देने का पैमाना केवल जाति का ही हो तो बिहार में कुर्मी से कहीं ज्यादा यादव हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर जाति को आधार बनाया जाना चाहिए तो जिस कर्पूरी ठाकुर पर विपक्ष इतराता है, उनके ईमानदारी की कस्में खाता है, वो कर्पूरी ठाकुर आखिर कैसे बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री बन पाते? क्योंकि उनकी जात और जमात का आंकड़ा नीतीश कुमार के जाति जनगणना के हिसाब से 1% के आसपास ही बैठता है। ऐसे में अल्पसंख्यक मुसलमानों का क्या होगा? सरदार मनमोहन सिंह ने तो साफ कह दिया था कि भारत के सभी संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। अतः इस जातिगत सियासत के सामने मुसलमान कहाँ ठहरेंगे? कुल मिलाकर जातीय समीकरण में नरेंद्र मोदी अत्यंत माफिक और माकूल साबित होते हैं, क्योंकि वे अति पिछड़ा जात के हैं। तो फिर क्या नरेंद्र मोदी को ही मौका न दे दिया जाए? लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं का लक्ष्य होना चाहिए जाति तोड़ो, जो लक्ष्य लोहिया का भी था, जाति जोड़ो नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हार्बर्ट की उक्ति याद आती है। प्रथम विश्व युद्ध उन्हीं के नेतृत्व में ब्रिटेन का जर्मनी से हुआ था। उनका इकलौता बेटा मारा गया। तब ब्रिटेन में हर परिवार से एक पुरुष को सेना में अनिवार्यतः भर्ती होना पड़ता था। पुत्र के वीर गति पर प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड का मेधावी छात्र था, अच्छा वक्ता था, अच्छा विचारक भी था, वह देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन वो यहीं रुके नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि हमें भारत से सीखना चाहिए, जहां क्षत्रिय सेना संभालते हैं, वणिक अर्थनीति करते हैं, ब्राह्मण बौद्धिक संपदा संवारते और उसे संरक्षित करते हैं। यदि मेरा बेटा भारत में जन्मता तो विप्र कुल में होता, बौद्धिक संपदा संवारता, देश की विद्वान परिपाटी सजोता। हमें भारत से यह पाना ही होगा। जिस वर्ण व्यवस्था को आज खारिज किया जा रहा है, उस वर्ण व्यवस्था की इससे मजबूत पैरोकारी आज कहाँ हो सकती है? जात में बांटो और राज करो, यह अब एक नए नेताओं का षड्यंत्र है। इससे बचने की जरूरत है। जातियां जोड़ने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अभी जातियां तोड़ी जा रही हैं ताकि छोटे छोटे कुनबों पर आराम से राज किया जा सके। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर, नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।